इस बार के नए सीड्स और फर्टिलाइजर्स से हमारे किसानों को काफी राहत होगी और 2021 तक 80 नए स्टोर्स खोलने का हमारा टारगेट होगा। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। हमें इस पर तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इतने सारे नए स्टोर्स खोलना हमारी कंपनी के लिए फायदे का सोच है। और क्या मतलब है तुम्हारा? हमें फ्री डिलीवरी चेन सेटअप करने के साथ साथ खुद को अपग्रेड करना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि फार्मर्स को सीड्स और फर्टिलाइजर्स लेने के लिए छोटे मोटे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना है और सामान उनके दरवाजे तक आ जाए। अपूर्व, तुम्हें पता है कि फ्री डिलीवरी चेन शुरू करने में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है? ये फार्मर्स के एंगल से ठीक है, लेकिन कंपनी के नहीं। फ्री डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के मार्जिन पर आएगा। तुम्हारे इस सजेशन से कंपनी को सिर्फ लॉस पहुंचेगा। मुकुंद जी, ये कंपनी सिर्फ इसीलिए खोली गई थी कि किसानों का फायदा हो सके। मैं नया हूं, लेकिन ये बात बखूबी जानता हूं कि कंपनी किन आदर्शों पर चल रही है। और रहा सवाल कंपनी के फायदे का, तो ये स्टेप एक इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म फायदा। और मेरा मानना है कि सिर्फ फ्री डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड करने से फार्मर्स हमारी कंपनी की इतनी फ्री माउथ पब्लिसिटी करेंगे कि अगले 2 साल में 300% तक की ग्रोथ होगी। मेरे ख्याल से अपूर्व के आइडियाज में दम है। इससे पहले कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के दिमाग में ये आइडियाज आए, हमें इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। अपूर्व, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कंपनी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा कि हमारी कंपनी फार्मर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करती है। गुड, वेरी गुड। सर, अपूर्व ने तो आते ही झंडा गाड़ दिया है। आपका बनाया प्रपोजल आज पहली बार रिजेक्ट हुआ है। धवल सर को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपकी पोजीशन के लिए अच्छी बात नहीं है सर। आपको वाकई मेरा आइडिया पसंद आया या फिर आपने मेरी साइड सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं आपका बेटा हूं? क्योंकि मुकुंद जी को तो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपूर्व, मैंने तुम्हारे आइडिया को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि वो हमारी कंपनी और हमारे फार्मर्स के लिए फायदेमंद है। उस काफसे के बच्चे का काम तमाम करना है। बहुत नाक में दम कर रखा है उसने। इस बार चार्ज थोड़ा ज्यादा बैठेगा सर। बोल कितना? 10-15 दिए, लेकिन मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। पकड़ा गया तब भी नहीं। अब बेफिक्र रहो साहब, काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। ये 5 लाख एडवांस, बाकी काम होने के बाद करना कब है? तुम तैयारी करो, डेट में बताता हूँ। यश, सो जा बच्चा। क्या हो गया? सो जा, सो जा। मम्मा थक गई। यश क्यों रो रहा है? सो जाना। नहीं आ रही है? हाँ, सो जाना। क्या हुआ यश? भाग्यश्री, मैं सोच रहा हूँ कि अपूर्व अब तैयार है। मैं रिटायर हो जाता हूँ, वो संभाल लेगा कंपनी। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको भी ना थोड़ा सा आराम करना चाहिए। गुड बॉय। चले अपूर्व, हो गया नाश्ता? जी बाबा, बस खाना गोपाल के हाथों भिजवा दूंगी। ठीक है बेटा। बाय 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 बेटा। यार बेटा, इनकी भी मजबूरी है बेटा। पापा, ऐसे लोगों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं। अब धवल काप से एक कामयाब बिजनेसमैन को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। साफ था कि यह कोई राह चलती हत्या नहीं थी, इसे करवाया गया था। यह हत्या किसी के बुरे इरादों और मन में बैठी मैल का नतीजा था। सर, 4 गोलियां मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ज्यादा खून बह जाने से कार्डियक अरेस्ट हुआ और विक्टिम की मौके पर डेथ हो गई। और जिस तरह से ये काम किया है, प्रोफेशनल किलर ही होगा, बचने का कोई चांस ही नहीं।
चारों गोलियां लोकल मेड गन की लगती हैं सर। चारों गोलियां सीने में मारी गई हैं। जी सर। सर मिस्टर कापसे के मर्डर केस पर ही काम कर रहा हूं। आई नो सर, मुझे पता है कि वो एक पब्लिक फिगर थे। जी सर, कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद सर। सर एफएसएल ने कंफर्म कर दिया है कि लोकल मेड गन ही यूज हुआ था, और हाल फिलहाल में इस तरह का गन कहां बेचा गया है, किसको बेचा गया और किसने बेचा है, ये सब पता लगाने के लिए खबरी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। ये मर्डर करवाया गया है बड़ी प्लानिंग के साथ, और ये जो कोई भी है उसे धवल कापसे का रूटीन पता था। उस सिग्नल पर कब पहुंचता है उसका अंदाजा था, या फिर घर से ही पीछा किया गया था। धवल कापसे का घर और जहां मर्डर हुआ था वो सिग्नल वाला एरिया, वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राइट। क्या हुआ? मैंने कहा था ना ये नंबर सिर्फ इमरजेंसीज के लिए दिया है। क्यों कॉल किया? मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे, और तुम कॉल मत करना, मैं करूंगी। मम्मी ने दूध पिया? नहीं, सोने की कोशिश कर रही है। जानवी क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, जिसने भी पापा को। उस भिखारी का चेहरा देखा था या भैया बता सकते हो? बस इतना देखा कि उसके कपड़े बहुत मैले थे, आधा चेहरा शॉल से ढका हुआ था। तुमने कुछ देखा? नहीं देख पाया सर। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो बाइक पर बैठकर उल्टी तरफ भाग गया। उस बाइक के बारे में कुछ बता सकते हो? नंबर प्लेट देखी थी? ब्लैक कलर की बाइक थी, जेके बाइक जैसी। मैं नंबर ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसके नंबर की शुरुआत MH12 से थी सर। MH12 मतलब बाइक पुणे की है सर। आप लोगों को किसी पर शक? कोई ऐसा कर सकता है? पता नहीं सर, कौन करेगा ऐसा? मैं हमेशा धवल से कहती थी संभल कर आया जाए करे, चौका न रहे, लेकिन उन्होंने मेरी बात कर दी। आप उनसे ऐसा क्यों कहती थी? क्या उन्हें कोई खतरा था? 2 साल पहले भी उन पर अटैक हुआ था। क्या बोल रहे हो आप? उस वक्त भी गोपाल उनके साथ था। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे कुछ बताया था? कोई पापा नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो। पापा पर किसी ने हमला किया, उन्हें डराया, धमकाया, तो किसी ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? मैंने कहा था धवल से, उसने बड़े ऑफिसर से बात भी की थी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली थी। 6 महीने बाद उन्हें लगा कि सब ठीक है, तो उन्होंने प्रोटेक्शन हटवा दी। आपको पता ही ये हमला किसने किया था? धवल को शक था कि इसके पीछे सारंग सिंह और संजय जगताप का हाथ हो सकता है। बिजनेसमैन? उन दोनों का भी सेम बिजनेस है। पर धवल जी को ऐसा क्यों लगा था कि वो हमला संजय या सारंग ने किया हो? 2 साल पहले धवल ने महाराष्ट्र में 5 राइस मिल शुरू किए थे। उसकी वजह से संजय और सारंग को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, और वो दोनों बहुत नाराज थे। क्या धवल भाव, किसानों के लिए पहले ही अपने फर्टिलाइजर और मिट्टी के रेट मार्केट में कम कर रखे। आप तो अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नुकसान हो रहा है। और अब ये 5 राइस मिल खोलने की क्या जरूरत थी? पैसा तुम्हारा है भाव, खोला तो खोला। और उन किसानों से इतना महंगा धान क्यों लेना? तुम्हारी वजह से कोई भी किसान अपनी फसल बेचने को तैयार नहीं है किसी और को। देखो, मैंने ये बिजनेस किसानों को सपोर्ट करने के लिए ही शुरू किया था। आज उनकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने जो मुझे दिया वो मैं उन्हें वापस लौटा। लेकिन आपके दान धर्म से हमारे धंधे में नुकसान होता है, उसका क्या? हमारे लिए तो यही सही होगा कि तुम अपना बिजनेस प्लान बदलो, हमारा साथ दो, ना कि उन गरीब किसानों का। अगर मैं मना कर दूं तो क्या तकलीफ है धवल भाव? हाँ? अगर आपको कुछ हो गया तो हमको भी फिक्र होगी। उस मीटिंग के बाद ही धवल को उन गुंडों ने धमकी दी थी, और इस बार धमकी को अंजाम दे दिया। सर, संजय और सारंग ने करवाया होगा, वो तो पहले से इतना चढ़े हुए थे। सर, हम लोग किसानों के लिए फ्री डिलीवरी सिस्टम शुरू करने वाले थे, और ये आइडिया हमारे बिजनेस को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को बदल देता। तो क्या संजय और सारंग को आपके इस बिजनेस प्लान के बारे में पता था क्या? क्या आपने अपने इस प्लान को मार्केट में अनाउंस कर दिया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन सर
कोई तो है जिसने ये बात कंपनी में लीक की है। उस बोर्ड मीटिंग में जितने भी लोग शामिल थे, मुझे सबके डिटेल्स चाहिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट धवल कापसे की हत्या की खबर से पूरा शहर हिल गया है। जब उनकी कार पुणे शहर के संगम नगर एरिया के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोली मारने वाला भिखारी के वेश में आया था। क्राइम ब्रांच पर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर है। हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से प्रशासन भी सख्ते में है। क्राइम ब्रांच पर कातिल को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा दबाव बढ़ गए। धवल कापसे की हत्या से पूरा राज्य शोक के माहौल में है। उनके ना रहने से किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि धवल कापसे किसानों के सबसे बड़े समर्थक और हिमायती थे। हेलो, देखा क्या? टीवी पे धवल कापसे के मर्डर की न्यूज दिखा रहे हैं। साहब, आपके फोन का इंतजार था। काम तो कल करना था ना। अब साहब, मुहूर्त तो निकाला नहीं था ना, फील्डिंग कर रहे थे, मौका मिला सो कर दिया। ठीक है, काम सफाई से हुआ है ना, मेरा नाम आना नहीं चाहिए। साहब बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। और साहब वो बैलेंस अमाउंट कल रात 9 बजे मिल वहीं पर। ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट धवल कापसे की हत्या की खबर से पूरा शहर हिल गया है। जब उनकी कार पुणे शहर के संगम नगर एरिया के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोली मारने वाला भिखारी के वेश में आया था। ऐसा लग रहा था कि हत्या के पीछे कई खिलाड़ी थे। इस हत्या के पीछे का मकसद एक रहस्य था, जिसका पता लगाने के लिए पुलिस को भी काफी मेहनत करनी थी। सर, एक ब्लैक बाइक मिली है। संगम सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ भी क्लियर नहीं देगा, लेकिन वहां से गोला चौक की तरफ जाते हुए रास्ते पर एक सीसीटीवी में फुटेज क्लियर मिली है। ये बाइक है सर। अगर प्रोफेशनल किलर्स हैं तो नंबर प्लेट भी फर्जी होगा सर। धवल कापसे के बिजनेस राइवल संजय और सारंग बुलाकर लेकर उन्हें बात करके देखते हैं, पता तो चल जाएगा कौन कितने पानी में है। साहब बोल गणेश, क्या खबर है? साहब, वो गन सेलर जिसने गन बेची थी वो मिल गया है। नाम क्या उसका? लक्ष्मण खुर्द पे नाम है सर, यही शंभूवाड़ी में रहता है, घर से ही ऑपरेट करता है। कौन है? कैसे रहे सर? चला शुरू करके। ये सब क्या किया मैं? ऐसे सारा घर क्यों छाने साहब? सामने सीधा आदमी है। 2 मिनट रुक जा, तब पता चल जाएगा। सर, ये गन मिली सर। सीधा आदमी है तू? उससे सारा हमें अच्छे से पता है। 2 साल पहले आपने धवल जी को धमकी दी थी और ठीक उसके बाद ही उन पर हमला हुआ था। हाँ, उनकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मैं और संजय उनसे बात करने गए थे। अटैक वगैरह कुछ नहीं करवाया। 2 साल पहले भी पुलिस ने पूछताछ की थी, कुछ नहीं मिला। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। आपके बिजनेस में और कोई है जो उन पर हमला करवा सकता है? मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। धवल कापसे अपने मन की करने वाला आदमी था। अब ऐसे में उसके कितने दोस्त थे, कितने दुश्मन, कि मैं कैसे बता सकता हूँ? कभी कभी इंसान अंदर से चोट खाया हुआ होता है। आप पता लगाइए, कोई अपना तो नहीं था। चलते थे, अपना ध्यान रखना है और कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। चलो सही था। जा रहे हैं मामा जी? हाँ बेटा, ये दिल्ली की फ्लाइट है, कुछ काम है। कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। चलो। अपूर्व, चलिए यार, मैं भी चलता हूँ। चलो। कुछ खाया मैंने? हाँ, क्या हुआ जानवी? किसका फोन आ रहा है? कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर है। मैं यश को देख के आती हूँ, वो जा क्या होगा ना।
अपूर्व ने किसानों के लिए फ्री डिलीवरी सिस्टम शुरू करने के लिए एक प्लान सजेस्ट किया था सर। पूरा प्रपोजल पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला कि सर बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था सर। अगर ये प्लान ऑपरेशन में आ जाता तो सर हमारी कंपनी बाकी कंपटीटर से बहुत आगे निकल जाती। अच्छा मोहन जी, बाहर वालों के अलावा कंपनी में कोई ऐसा है जो मनीवन धवल जी से बैर रखता हो? अपूर्व ने तो आते ही झंडा गाड़ दिया है। आपका बनाया प्रपोजल आज पहली बार रिजेक्ट हुआ है। धवल सर कुछ जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोलिए मुकुंद जी, क्या जानते हैं? सर देखिए, मैं मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर, लेकिन हाँ, धवल सर ने कुछ दिन पहले एक एम्प्लॉय को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। किसको? सर जयेश, धवल सर का साला। तुमने क्या सोचा जयेश कि तुम फर्टिलाइजर में मिलावट करके बेचते रहोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? कितना भरोसा करके मैंने डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट तुम्हें सौंपा था और तुम मुझे ही लूट रहे हो। अभी जीजा जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पैसे मांगते, अपनी बहन से मांग लेते। मुझे माफ कर दीजिए, एक बार भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। मैं माफ कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाल रहा हूं, लेकिन तुमने जो भी चोरी की है वो सारा पैसा तुम्हें कंपनी में जमा करना होगा, वरना मुझे पुलिस कंप्लेन करनी होगी। मैं गलत बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जीजा जी, तुम जा सकते हो। क्या धवल जी की वाइफ को इसके बारे में पता है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन धवल सर ने मुझे बोला था कि मैं किसी को भी जयेश को निकाले जाने की वजह न बताऊं। तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैडम एक हफ्ता हो गया काम हुए, अभी तक पैसा नहीं मिला मुझे। हाँ तो बात को थोड़ा समझो ना, माहौल थोड़ा शांत होने दो। मैडम अभी ये सोचना मेरा काम थोड़ी है, मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए। तुम्हारे पैसे लेके मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझे? क्या हुआ? किसका फोन? पंकज का। क्या बोला? उसे अपनी बैलेंस अमाउंट चाहिए, मैंने 3-4 दिन रुकने को कहा है। अब ये कोई नया बखेड़ा ना खड़ा करते। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। हम दोनों के अलावा और भी लोग हैं जो धवल भाऊ की कंपनी की वजह से नुकसान में चल रहे हैं, तो ऐसे में दुश्मनी तो किसी की भी हो सकती है। पर आप दोनों के अलावा उन्हें धमकी देने और कोई नहीं गया था। हमारा उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था, उसके कुछ ही दिन बाद उन पर अटैक हो गया। अब जाहिर है उनको तो यही लगता है कि अटैक हमने करवाया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, ना उनके पास था ना आपके पास है। चलो बताता साहब, मैं गन बेचता है, मध्य प्रदेश से माल उठाकर यहाँ पूना में बेचता है। सप्लायर कौन है तेरा? पता नहीं, मैं तो मिडिल मैन से लेता है, उसका नंबर है मेरे पास। पिछले 1 महीने में पूना में तूने कितने गन बेचे हैं और किस किस को बेचे हैं? सब बोल। पिछले महीने 2 लोगों ने लिया है, नाम बोल। मोहम्मद इरफान और प्रकाश सुर्वे। बाकी डिटेल्स जल्दी बोल लक्ष्मण, बोल। सर, जिस बाइक पर शूटर भागे थे उस बाइक के ओनर का पता चल गया है, किसी सुबोध मंडल के नाम पर है। एड्रेस मिला? जी हाँ सर, उसके घर एक टीम भेज दिया मैंने। गुड। और ये गन सेलर लक्ष्मण, उसने कुछ कहा? उसने 2 लोगों का नाम बताया सर। भाई कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि ये लक्ष्मण इसी मर्डर केस से कनेक्टेड हो। और सर, ये धवल जी का साला जयेश, इसको धवल जी ने 6 महीने पहले काम से निकाला था। ये कंपनी में घोटाला कर रहा था, लेकिन इस बात को अंदर ही अंदर दबा दिया गया था। जयेश को बोलो बात करते। वो अभी दिल्ली में है सर, परसों पुणे आ रहा है, मैंने बुलाया उसे। एक काम करो, धवल जी के फैमिली मेंबर्स के सबके कॉल डिटेल्स निकालो, शायद वही से हमें कुछ मिल जाए। राइट सर। सर, ये बाइक के मालिक सुबोध भावे। MH12AF145H बाइक तुम्हारी है? हाँ साहब। ये बाइक एक मर्डर में इस्तेमाल हुई है, सच सच बता क्या किया तूने? क्या बात कर रहे हैं साहब, पिछले महीने मेरी बाइक चोरी हो गई थी, मैंने कंप्लेन भी किया था। कौन से पुलिस स्टेशन में? MS नगर पुलिस स्टेशन। बता, गन किससे खरीदी तूने? लक्ष्मण नाम है सर उसका। उसी गन से मर्डर किया ना? नहीं सर, वो गन तो जैसे लिया था वैसे रखी है सर। झूठ मत बोल, लक्ष्मण ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रखा था वो गन। क्या बकवास कर रहा है? मुझे फट्टू बोलते थे और मुझे बोलते थे कि तू डरपोक है, तू कभी गन नहीं पकड़ सकता। इल्लीगल गन खरीदने को तू खेल समझता है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया सर। गन क्यों खरीदी थी? अब बेफिक्र रहो साहब, काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। ये 5 लाख एडवांस। बता दे, वरना मुंह खोलने के और भी तरीके आते हैं मुझे। मुझे मेरे दोस्त को चाहिए था,
उसके बोलने पर ही मैंने लिया था, फिर बाद में उसने लेने से मना कर दिया। सब अभी भी वो गन मेरे पास ही है। उसका नाम बोल, नंबर दे उसका। क्या सोच रहा है? किसका नाम बताओ? हाँ, तो याद नहीं आ रहा है तुझे? मुझे पता धवल कापसे को क्यों मारा, किसने सुपारी दी थी? कौन धवल कापसे? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो गन के अपने भारत पे फायर करने के लिए खरीदा था? मैं परेशान हो गया था अपने हालात से। मजदूरी का काम कर करके इतना पसीना बहाने के बाद सिर्फ चिल्लर ही मिलता था, इसलिए मैंने गन खरीदा। सोचा कि बैंक लूट लेता हूं, कम से कम जिंदगी भर पैसों की तकलीफ तो नहीं होगी। साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। आपको जो 6 गोली मिली थी ना मेरे घर पे, वो सब मैंने लक्ष्मण से खरीदा था, और सब वो सामान अभी भी वैसा का वैसा ही है। एक भी गोली नहीं चली उस बंदूक से। यार अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है ये धवल का नाटक। हाँ यार, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा उसका। क्या कर सकते हैं, वो डरता भी तो नहीं है। इस बार धमकी नहीं, सीधे गोली देंगे, असली वाली बुलेट। चढ़ गई है क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उसको डराने की बात कर रहा हूं, जान से मारने के लिए नहीं। 2-4 गुंडों को हायर करेंगे और उनसे कहेंगे कि गोली धवल के कान के पास चलनी चाहिए। उसको भी तो डर का एहसास हो, हमारे बिना कहे वो हमारी बात भी समझ जाएगा, और फिर उसके बाद वो हमें सीरियसली भी लेगा। सर हमने इरफान और प्रकाश दोनों की खरीदी हुई गन बुलेट सीज कर एफएसएल को भेज दी थी, पर एफएसएल की रिपोर्ट के हिसाब से दोनों ही गन इस्तेमाल नहीं हुई है और बुलेट्स भी वैसी ही हैं। मैंने इरफान का बैकग्राउंड भी चेक किया सर, शक्कर नहीं जैसा कुछ मिला नहीं। इंसिडेंट के वक्त भी वो संगम नगर सिग्नल पर नहीं था। और वो दूसरा प्रकाश? उस पर लड़ाई झगड़ा करने और जूली चढ़ाने के कुछ केसेस तो हैं, पर अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। थोड़ा डाउटफुल है वो। उसका कहना है कि इंसिडेंट के वक्त वो शीना नाम के किसी बंदी के साथ था। उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की हमने, वो वाकई में क्राइम स्पॉट पर नहीं था। सारंग और संजय के खिलाफ कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला सर, हम ढूंढ रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। सारंग और संजय इस मर्डर से जरूर कनेक्टेड है। 2 साल पहले जो हमला हुआ था वो एक कोइंसिडेंस नहीं था। अगला पिछला सब देखो, ये सारंग और संजय इस लक्ष्मण से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर उन दोनों से जिनकी हमने गन सीज की है। और सर वो बाइक वाला सुबोध, उसने वाकई में एमएस नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है। बाइक चोरी की थी, इसलिए शायद उन्होंने नंबर प्लेट नहीं चेंज की थी। माना कि धवल पे अटैक को 2 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस खोद के सब डिटेल्स निकालेगी तो 2 साल बहुत होता है, कुछ मिलेगा नहीं उनको। लेकिन हमें सावधान तो होना ही पड़ेगा, पुलिस नजर रखेगी हम पे। अब क्या करें? हमें शांत रहना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है और घबराना भी नहीं है। बोल गणेश, क्या खबर है तेरे पास? बहुत बड़ी खबर है सर, मेरी टीम ने जमकर काम किया। खबर काम किया ना तो इनाम भी पूरी टीम को मिलेगा। चल बता। सर सबसे पहली खबर, धवल का साला जयेश, वो घर का भेदी निकला। धवल के बिजनेस राइवल सारंग सिंह के यहाँ काम करता है। कब से? 5-6 महीने से कर रहा है। मतलब जब से धवल जी ने उसे काम से निकाला था उसके बाद से? हाँ, काप से एग्रो सोल्यूशन से निकाले जाने के बाद मैंने सारंग साहब के यहाँ ज्वाइन कर लिया था। ये बात तुम्हारी जीजा को पता थी? नहीं, जयेश नहीं चाहता था कि ये बात धवल भाव को मालूम हो। हाँ, चोरी करना तो उसकी आदत है, पर ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि मैं अपनी बहन के घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। मैंने मान लिया था कि मुझसे गलती हुई है, और जीजा जी ने कहा था वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद मैंने सारंग सिंह के यहाँ ज्वाइन कर लिया और जीजा जी को नहीं बताया। मतलब तुम घर में घुसकर कंपनी की जासूसी कर रहे थे और धवल जी को तुम्हारे बुरे इरादों की कोई खबर नहीं थी, और तुम चोरी छुपे इसका फायदा सारंग को देते रहे। हाँ, जयेश ने मुझे कुछ अंदर की बातें बताई और मेरी कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन ये धोखाधड़ी ज्यादा दिन नहीं चली। धवल जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बिजनेस में जासूसी करने का चार्ज लगाने की धमकी दी। आप लोग डर गए और उन्हें मार दिया। जयेश, तुमने फ्रॉड किया, उसके बाद तुम निकाले गए, फिर तुमने अपने जीजा के बिजनेस लेवल से हाथ मिलाया, तुम्हें तभी चैन नहीं मिला, तो तुमने कैसे खत्म कर दिया? आप भूल रहे हैं कि वो मेरे एक्स बॉस थे, लेकिन मेरी बहन के पति भी थे, और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ दूसरी खबर, अपूर्व के जिगरी दोस्त उमेश की, वो भी किसी राइवल के यहाँ काम करता है? उससे भी बड़ी खबर है सर, ये संजय के दूर का रिश्तेदार है। मतलब यहाँ भी राइवल कनेक्शन? सर मेरे को तो लगता है ना, इन दोनों ने मिलकर कांड किया है। सर संजय जगताप मेरे मामा लगते हैं,
वो मेरी माँ के चचेरे भाई हैं। मेरी फैमिली उनके क्लोज है सर, मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो उमेश, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संजय ने बिजनेस सेट करने में तुम्हारी काफी हेल्प की है या नहीं? हाँ सर की है। और तुम ये एहसान चुकाने के लिए धवल जी की इंफॉर्मेशन देते थे उसे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अपूर्व बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसकी फैमिली मुझे अपनी फैमिली जैसी लगती है। और संजय मामा ने जो किया वो एहसान नहीं, मदद थी। दान नहीं, लोन दिया था उन्होंने, जिसकी इंस्टॉलमेंट मैं आज भी दे रहा हूँ सर। अगर उन्होंने इसके बदले में ऐसा कुछ करने के लिए मेरे को बोला भी होता, तब भी मैं 1 मिनट के लिए इस बारे में नहीं सोचता सर। उमेश से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। उमेश अपूर्व के बचपन का दोस्त है। उमेश की फैमिली और मेरे बीच अच्छे रिलेशंस हैं, पर उमेश अपूर्व की फैमिली से ज्यादा क्लोज है। चलो मान लिया ये मर्डर आप लोगों ने प्लान नहीं किया था, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं 2 साल पहले जो हमला हुआ था वो आप लोगों ने ही करवाया था। हाँ, वो अटैक हम नहीं करवाया था, पर सिर्फ धमकाने के लिए। मर्डर करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, और ना ही उस मर्डर में हमारा कोई हाथ है। धवल जी के बिजनेस राइवल संजय और सारंग से हम लोगों ने पूछताछ की, अभी तक कुछ सामने नहीं है। सर अगर संजय और सारंग ने ये सब नहीं किया तो और कौन हो सकता है जो पापा को चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकता है? आपके ऑफिस या रिलेटिव्स भी कोई ऐसा है जिसके आप लोगों के साथ अनबन हुई हो और उस इंसान ने वो कड़वाहट अपने दिल में रखी हो? सर मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर हमारी कंपनी के हेड ऑफ ऑपरेशन मुकुंद पाटिल, उन्हें मेरे काम करने से दिक्कत थी और पापा मुझे और मेरे आइडियाज को सपोर्ट करते, तो शायद उन्हें उनसे भी दिक्कत हो गई। ये सच है, अपूर्व को काम की समझ नहीं है। अगर वो धवल सर का बेटा नहीं होता तो शायद इस कंपनी में उसे काम करने का मौका नहीं मिला होता। और आप ये भी सोचिए कि मुझे अगर प्रॉब्लम अपूर्व से थी तो मैं अपूर्व को मारता ना, धवल सर को नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद आप मारना अपूर्व को ही चाहते थे, लेकिन गलती से धवल जी की मौत हो गई। झूठ है ये सब, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है इन सबके पीछे मेरा हाथ है तो आप सबूत लाइए, मैं आपके पास खुद आ जाऊंगा जहां आप बोलेंगे। सर एक और खबर है, इन दोनों से ज्यादा बड़ी और ज्यादा चौंकाने वाली। क्या? सर आपने मेरे को बोला था कि कापसे फैमिली पर नजर रखो, मैंने रखी। धवल का बेटा अपूर्व अभी 6 महीना पहले 1 नंबर का सट्टेबाज था, सर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। और ये बात शायद किसी को अच्छी नहीं लगी। कहीं किसी ने अपूर्व का गुस्सा उसके पिता धवल कापसे के ऊपर तो नहीं निकाला, या फिर टारगेट अपूर्व था लेकिन मारे गए धवल कापसे। सर ये कापसे फैमिली तो बहुत कुछ दबा कर बैठी है। ये अपूर्व सट्टेबाज था, कर्जा उस पर, और पता नहीं क्या क्या किया होगा। अपूर्व की बीवी जानवी वो भी बड़ी छुपी रिश्तों में। मतलब सर कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जानवी पंकज मिश्रा नाम के गुंडे के लगातार कांटेक्ट में है। उसके बैंक डिटेल से पता चलता है कि जानवी ने अपने अकाउंट से पंकज मिश्रा की बीवी जूही के अकाउंट में 3 बार 2-2 लाख करके 6 लाख की पेमेंट की है। अजीब है सर, पंकज जैसे गुंडे के टच में है, किसी बात के पैसे देती है, वो भी ऐसे टेढ़े तरीके से। बुलाओ दोनों को, देखते हैं क्या कहानी सुनाते हैं। अपूर्व मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बेटिंग, गैम्बलिंग और कर्जों के बारे में जानता हूं, इसलिए सीधे सीधे बता दे अपने पापा को क्यों मरवाया। सर क्या बकवास सवाल है? तुम्हारी बीवी पंकज मिश्रा को पैसे देती है, पता है तुम्हें? आपको कैसे पता? मतलब तुम्हें पता है? हाँ मैं पंकज को जानता हूँ, पर मैंने उसे किसी और को किडनैप करने को कहा था। किडनैप? किसे किडनैप करवाया तूने? करण शिंदे नाम है उसका, उसकी बीवी को, ताकि करण डर जाए। ये करण कौन है? कोई नाम का जर्नलिस्ट है, किसी लोकल न्यूज चैनल के लिए काम करता है। उसकी वाइफ को किडनैप क्यों करवाया? वो अपूर्व को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या बोल रही हो तुम? ब्लैकमेल? किस बात के लिए? सर उसके पास मेरा एक वीडियो था एस्कॉर्ट गर्ल के साथ, और वो उसे ऑनलाइन करने की धमकी दे रहा था। मैंने बहुत मिन्नतें की सर उससे, पर वो मान ही नहीं रहा था। पैसे चाहिए थे सर उसे। तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? और मैटर खुद को ही सेटल करना था तो दे देते पैसे। सर मैं तैयार था, पर वो 10 करोड़ रुपए मांग रहा था। कहां से लाता सर 10 करोड़? और अगर दे भी देता तो उसका क्या भरोसा, डबल क्रॉस कर जाता तो उसे डराने के लिए तुमने गुंडे को हायर किया? हाँ सर, पंकज ने जर्नलिस्ट की वाइफ को किडनैप किया और जर्नलिस्ट को ब्लैकमेल करने लगा। मैंने अपने स्टिंग वीडियोस के सारे ओरिजिनल कॉपीज ले लिए। तुम्हारी बीवी भी इन्वॉल्व है? जिस आदमी ने करण की वाइफ को किडनैप किया वो मेरे मायके में ड्राइवर था। इस काम के लिए मैंने बात की थी उससे। तो मतलब अपूर्व एस्कॉर्ट्स के कांटेक्ट में है, ये बात तुम्हें पता थी? मैं जानती थी, नाराज थी और अपूर्व को छोड़ना भी चाहती थी, मगर फिर अपूर्व ने मुझसे वादा किया कि वो ये सारे गंदे काम, ये जुआ, दूसरी औरतें, ये सब छोड़ देगा। मैंने उसे माफ किया
बदलने का एक मौका दिया और वो बदला भी, मगर फिर 6 महीने बाद मुझे ये वीडियो मिला, किसी नाराज जर्नलिस्ट ने भेजा था। अपूर्व क्या है ये, क्या है ये? तुमने यश की कसम खाई थी कि तुम ये सब छोड़ चुके हो। अब तक अच्छाई का मुखौटा लगा के रखा था तुमने। जानवी मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल गया। कैसे कर लूं तुम्हारा यकीन? जब ये देख रही हो तो कैसे करूं? ये वीडियो पहले की है, कोई इसे यूज करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम पहले ही मेरा विश्वास तोड़ चुके हो, क्यों कर रहे हो यकीन में? जानवी तुम जानती हो मैं बदल चुका हूँ। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीजों से, लेकिन अब फर्क पड़ता है। तुम और यश मेरे लिए मायने रखते हो। मैं तुम्हें और यश को नहीं खोना चाहता। मेरा यकीन करो, ये वीडियो तो सच में पुराना वीडियो है। बहुत गुस्सा आया था मुझे, मैं सब छोड़कर जाना चाहती थी, पर फिर मुझे अपूर्व पर भरोसा हुआ। और आप जानती थी? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, और ना ही धवल को। और अब ये तो जानती होंगी ना कि अपूर्व सट्टेबाज है। हाँ, जब हमें पता चला कि अपूर्व इन सब चीजों में पड़ा हुआ है तो हम सब बहुत हैरान थे। लेकिन अपूर्व सुधर गया है, वो सही रास्ते पर चल रहा है। ऐसे ही तो कोई सुधर नहीं जाता। अपूर्व कैसे सुधर गया? सर मुझे समझ आ रहा था कि मैं खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। घर में सबके सब मेरे लिए परेशान थे, लेकिन मेरी लत थी जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं कर्जे में डूबता चला जा रहा था। मैं नए पैसे उठाता पुरानी उधारी चुकाने के लिए, लेकिन वो पैसे भी डूब जाते, और धीरे धीरे मुझ पे 5 करोड़ का कर्जा हो गया। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिनसे मैंने उधार लिया था उन्होंने पापा को फोन कर दिया। 5 करोड़? तुझे पैसे की कीमत पता है अपूर्व? और तू मुझे कब बताता? 50 करोड़ होने के बाद? आपको बताने वाला था बाबा। निकल जा मेरे घर से। ऐसे जुआरी और सट्टेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। पहले पैसे कमा, फिर पैसा उड़ाना। चल निकल मेरे घर से अभी की अभी। निकल जा। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जाएगा वो? बीवी है, बच्चा है उसका। जब ये गैम्बलिंग में पैसे लुटा रहा था तब नहीं सोचा उसने ये सब? पर वो कह रहा है ना कि गलती हो गई उससे। एक बार दूसरा मौका तो दीजिए उसे। ठीक है, 1 साल है इसके पास। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका कर्जा उतारूंगा। ये मेरे साथ ऑफिस चले, मेहनत करे और इंस्टॉलमेंट से अपना कर्जा चुकाए। अगर ये नहीं कर पाए तो चुपचाप इस घर से निकल जाए। सर मैं बहुत परेशान था। पापा ने मुझे आज तक डांटा तक नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा है पापा के साथ काम करूं, और कुछ टाइम बाद फिर मैं अंदर से भी बदल गया। अपूर्व सच में बदल गया है सर। बस वो बदकिस्मत निकला कि उसका अतीत उसके आज के सामने आकर खड़ा हो गया। उस जर्नलिस्ट ने वो वीडियो भेजा जिससे छुटकारा पाने के लिए हमें पंकज की मदद लेनी पड़ी, और मैं उसी के पैसे चुका रही हूँ। गणेश भाई, अरे नीलेश, वो ब्लैक जेके बाइक का कुछ पता चला क्या? अभी तक नहीं भाई। पुणे के सारे डीलर से बात हो चुकी है, पर किसी को पता नहीं उस बाइक के बारे में। पक्का? तूने तसल्ली कर ली हो जगह? हाँ भाई, एक काम करता हूँ, फिर से दोबारा से पूछ लेता हूँ लोगों से। देख ले, क्या पता तेरे से कुछ छूट गया हो। नीलेश एक बात बता, ये चोरी की गाड़ियां भी तेरे पास भी आती है ना? तू भी तो डील करता है ना? तो कहना क्या चाह रहा था? ये सब काम करना मैंने कब का छोड़ दिया है। 6 महीने हो गए उससे दूर होकर। चल ठीक है, नाराज क्यों हो रहा है? जा सुन, काम मत छोड़, ढूंढता रहे, ठीक है? चल। सर एक बड़ा ब्रेक मिला है। क्या? शूटर और मास्टरमाइंड के बीच का लिंक मिला है। कहां से? कौन है वो? सर गणेश ने टिप दी कि संजय और सारंग शाइनिंग मून बार में अक्सर मिलते हैं, तो मैंने वहां के अंदर के सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाए, वहीं से पता चला। तुम्हें क्या लगा पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? शाइनिंग मून बार का सीसीटीवी फुटेज है, तुम्हारी साइन की हुई रिसीट है, ये सबूत काफी है ये साबित करने के लिए इस मर्डर के प्लानिंग में तुम भी शामिल थे। हम ये भी जानते हैं कि गन पक्का ही लेकर आया। अब भी तुम यही कहोगे कि धवल कापसे के मर्डर के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? संजय तुम्हारा जेल जाना तो पक्का है।
बस अपने मुंह से सच बोलोगे तो थोड़ी बहुत दया दिखा देंगे, वरना जेल में ऐसी जगह रखूंगा तुम्हें जहां खूंखार और खतरनाक कैदी रहते हैं। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैंने ही पकिया को सुपारी दी थी, उसी ने धवल को मारा है। किस लिए? 5 सालों में जीना हराम कर दिया था उसने। बिजनेस में घाटे पर घाटा हुआ जा रहा था। बहुत समझाया पर वो हमारी एक नहीं सुन रहा था। सारंग भी शामिल था इसमें? नहीं सर, वो तो मर्डर का नाम सुन के ही डर गया। मैंने सोच लिया कि अब ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। अब जेल में भी अकेले ही सड़ना। आखिरकार धवल कापसे की हत्या का साजिश करता सलाखों के पीछे था, और हत्या के पीछे की जो वजह सामने आई वो बिजनेस राइवलरी थी। अब पुलिस को सिर्फ एक आखिरी खिलाड़ी को पकड़ना था, जिसके बाद ये केस क्लोज हो जाता। दूसरी तरफ हत्या का खुलासा होने से धवल के परिवार को उनके सवालों के जवाब मिल गए, और 7 दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस ने पकिया को भी पकड़ लिया। पकिया ने अपने बयान में कुछ ऐसे खुलासे किए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा कि क्या यह केस वाकई अपने अंजाम तक पहुंच गया था। 2 साल पहले मैंने ही धवल कापसे पर अटैक किया था, क्योंकि इसके लिए मुझे संजय जगताप ने बोला था, और इस बार भी संजय जगताप ने ही धवल कापसे की सुपारी दी थी। पर सर, मैं वो नहीं हूं जिसने धवल को मारा है। अब ये मत बोलना कि तूने नहीं, तूने चला बुलेट में उसे मारा है। नहीं कहूंगा सर, पर सच्चाई यही है कि धवल को लगने वाली गोली ना तो मेरी बंदूक से निकली थी और ना ही उसे चलाने वाले मेरे हाथ थे। सब मैं तो खुद ही हैरान था कि जो सुपारी मेरे हाथ में थी तो फिर उसे मेरे मारने के 1 दिन पहले किसने मार दिया। पर मेरे लिए तो ये मौका था कि संजय से झूठ बोलकर अपने बचे हुए 10 लाख रुपए लेने का। इसकी क्या गारंटी कि तू इस बार भी झूठ नहीं बोल रहा है? सब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मर्डर वाले दिन मैं उस जगह था ही नहीं। सर, मैंने हर चीज को डबल चेक किया। ये पकिया झूठ नहीं बोल रहा है। ये मर्डर के टाइम पर शीना के साथ ही था, और जहां शीना काम करती है वहां आसपास भी इंक्वायरी की। मर्डर वाले दिन वहां पकिया को शीना के साथ देखा गया था। अगर पक्का सच बोल रहा है, फिर धवल कापसे का मर्डर किया किसने? इस केस में कुछ तो है जो हमारी नजर से छूट रहा है। किसने उठाई होगी सुपारी? नहीं, गणेश को बोलो जल्द से जल्द उस बाइक का पता लगाए। क्या रे, इतनी क्या खाई पड़े? तेरे मुझे लगातार फोन कर रहा था। मुझे सही कीमत नहीं मिली साहब, सिर्फ 2 लाख मिली मुझे, जबकि आपने गगन को 20 लाख दिए थे। तो उसमें मैं क्या करूं? जाके उसी से मांगा था ना साहब, पर उसने मना कर दिया, और अब तो अंडरग्राउंड हो गया। तब जिसे मारने गया था ना, पता नहीं था वो कितना बड़ा आदमी था, लेकिन अब पता है। तो 10 लाख और दे दो, तब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं तो क्या करेगा तू? मैं हाँ, पुलिस के पास जाऊंगा। साले ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को। नहीं साहब, अब इतना बड़ा काम किया, ठीक से शगुन तो मिला नहीं, कम से कम विदाई तो दे दो। करोड़पति आदमी था धवल, 10 लाख के लिए इतना सोचा। कॉल करता हूं आपको, बता देना कहां हूं पैसे लेने। मैं उमेश को तो जानता ही नहीं साहब, गगन ने मुझे कांटेक्ट दिया था। कौन गगन? हिस्ट्री शीटर था साहब, उससे दोस्ती थी मेरी। धवल कापसे की सुपारी भी उसी ने उठा था। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि हम किसे मारने जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब टीवी
टीवी पर न्यूज देखा तब जाकर मुझे समझ में आया कि गगन को इस सुपारी के ढेर सारे पैसे मिले, लेकिन मुझे वो 2 लाख में टरका दिया। मैंने उससे पूछा भी, तू ठीक नहीं कर रहा है गगन। मुझे मालूम है कम से कम तूने 15-20 पेटी उठाया होगा। मैं सिर्फ 5 मांग रहा हूं। देख, मेरे को जो देने का था वो मैंने दे दिया। वैसे भी मर्डर मैंने किया था, तू तो सिर्फ बाइक पे बैठा था, समझा? मैं साथ में नहीं था क्या? अब ये सब बात छोड़ो, सीधे सीधे मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं सीधा जा रहा हूं पुलिस के पास। जा, तेरे को क्या लगता है वो तेरी आरती उतारेंगे? पहले तो तेरे को अंदर लेंगे, अच्छी खातिरदारी करेंगे। आज के बाद से तो मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूं, फिर किसी का बाप भी मेरे को ढूंढ नहीं पाए। उसके बाद वो गगन ने नीलेश को मेरा नंबर दे दिया और वो पैसों के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया सर। इससे पहले भी मैंने सेटलमेंट्स वाले छोटे मोटे काम कराए हैं सर उससे। तो सर इस बार भी मैंने उसी को बोला। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद याद किया? क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। कुछ नहीं, मर्डर करना है। हो जाएगा। किसका करना है? अरे ये वो बड़ा बिजनेसमैन धौल कब से है ना, बड़ी मछली है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी और रुपया भी ज्यादा पड़ेगा। कितना चाहिए? 20 पेटी मिल जाएगा। डन। मैंने उसे पैसे दिए और मर्डर का डेट फाइनल किया सर। किसके कहने पर किया तूने ये? संजय के या सारंग के? सर ये मैंने लालच में आकर किया सर। सर आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है और पापा ने सबके सामने, मेरी पत्नी के सामने मुझे थप्पड़ मार दी। 5 करोड़? मैं आपको बताने वाला था पापा। निकल जा मेरे घर से। ऐसे जुआरी और सट्टेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। घर से बाहर निकाल रहे थे, बहुत बेइज्जती हुई थी उसने, तो मैंने भी बदला लेने की ठानी। तो फिर तुमने उमेश से कहा? समझते क्या है वो खुद को, इतना बड़ा कारोबार है और मैंने मांगा था सिर्फ 5 करोड़, जिसके लिए सबके सामने थप्पड़ मार दिया मेरे बाप ने। बहुत हो गया, छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा तू? हैं? क्या करेगा? मार दूं। क्या? मुझे तेरी मदद चाहिए। देख कपूर, बहुत पी लिया, घर चलते हैं, चलो। एक सुन, मेरे बाप की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे 10% दूंगा। सर मर्डर का सारा इंतजाम उमेश ने, और मैं बस बदलने का दिखावा करता रहा ताकि सबकी नजरों में अच्छा बन जाऊं। एग्रीकल्चर मार्केट में अगर लीडर बनना है तो हमें इसके बारे में अभी से सोचना पड़ेगा। आपको वाकई मेरा आइडिया पसंद आया या फिर आपने मेरी साइड से रिस्क ले ली क्योंकि मैं आपका बेटा हूं? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें जिसने भी पापा को, और धीरे धीरे पापा को भी यकीन हो गया कि मैं बदल गया हूं। उन्होंने ऑफिस में भी मुझे वो इज्जत देनी शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल से अपूर्व के आइडियाज में दम है। अपूर्व, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कंपनी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा। और फिर मैंने मर्डर का डेट और टाइम डिसाइड किया और फिर सब प्लान के मुताबिक हुआ। तुमने अपने पापा को सिर्फ इसलिए मरवाया क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था? सर पापा चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे। सर आज भी जिन लोगों से मैंने उधार लिया है मुझे धमकी देते हैं। सर पापा नहीं जानते थे कि कैसे लोग हैं। सर ये लोग चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, और वो भी सिर्फ 5 करोड़ रुपए के लिए। लेकिन पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए तो उनकी कंपनी सबसे ऊपर, उनके आदर्श सबसे ऊपर। अपूर्व, इतने क्रिमिनल्स देखे हम लोगों ने, और तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हैरत होती है। धवल इंसान पहचानते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि अपूर्व भरोसे के लायक नहीं, उससे कोई उम्मीद ना रखो, लेकिन मां का दिल है ना, मानता ही नहीं था। आज मैं गलत साबित हो गई। नहीं मम्मी, आपने और पापा ने हमें हमेशा बहुत सारा प्यार दिया,
कितने लोगों के इंस्पिरेशन थे, उनका खुद का बेटा उनसे कुछ सीख नहीं पाया। इसमें आपकी गलती नहीं है, उसी की बदकिस्मती। अपूर्वा, उमेश, नीलेश और गगन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी बुक किया गया है। अपूर्वा के परिवार के लिए विश्वास करना काफी मुश्किल है कि अपूर्वा ने ही ये सारी साजिश रची और अपने पिता की हत्या करवाई। हमने असंभव को संभव होते सुना है, बुराई को अच्छाई में बदलते सुना है, लेकिन किसी चीज के लालच से इंसान में आया हुआ बदलाव अस्थिर होता है। किसी भी इंसान में बदलाव किसी चीज, वस्तु या लालच को पाने के इरादे से परे होना चाहिए। जब इंसान को खुद एहसास हो और उसे अंदर से बदलने की इच्छा हो, बदलाव तभी संभव है। चाचा जी ये सब क्या है? कुंदन, आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। चाचा जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके बीच बोलने का आपको कोई हक नहीं है। कुंदन, जबान संभाल के। बाबूजी तो उसे सिर्फ बात करना चाहते हैं बस। बात करने और धमकी देने में फर्क होता है मोहन। ऐसे गुंडों की तरह रास्ता रोककर बात नहीं होती है। गुंडे दिखा देते हैं तुमको? तुमसे बड़े हैं, हमारा नहीं तो हमारे रिश्तों का लिहाज करो। तुम समझदार हो, जाके समझाओ अपने भाइयों, ये तो बेकार में खून बहेगा। मैं फर्स्ट। क्या हुआ? अब ये सिग्नल लगाती तुम? शर्म आती है ना? मैं रेस लगाऊंगी तो तुम हार जाओगी ना। माँ! अरे काजल, आराम से बेटा, क्या कर रहे हो? ताई जी देखो ना, पायल दीदी ने मुझे मारा। तुम लोग का ना रोज चलता है। पायल, क्यों मारा काजल को? मारा कहाँ? टपकी नहीं माँ। अरे तुम दोनों छोड़ूंगी नहीं। क्यों काजल, बड़ी बहन को नहीं मारते? आप ना बस पायल दीदी को ही प्यार करती हो। मुझे तो सिर्फ किरण दीदी प्यार करती थी, और उनको तो आपने शादी करवा के ससुराल भेज दिया। तो तुझे भी ससुराल भेज दे दीदी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। माँ, माँ, एक अच्छी खबर है। सुनीता, ज्ञान भैया और सुमित कहाँ है? भैया, क्या हुआ? भैया सुमित। अरे बात क्या है? भैया सुमित, मुझे ये चाचा जो और मोहन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। बीच रास्ते रोककर धमकी दी है खून बहाने की। हमें यहां से जाना होगा। पापा, टैक्सी ले आया। सुनिए ना, सुमन, काजल और पायल को इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें भी ले चलते हैं ना। इतनी रात में लड़कियों को लेकर सफर करना सही नहीं रहेगा। भैया सही कह रहे हैं, चलो। चलो जल्दी चलो, जल्दी बेटा। बेटा अपना ध्यान रखना, और काजल और पायल का भी। किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। हम जल्दी तुम लोगों को भी वहां बुला लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। काम में होंगे, ज्यादा परेशान मत हो। चलो काम लगा दो। किरण दीदी, हेलो दी, कहाँ है आप? आप शादी करके क्यों चले गए?
आपको पता है आपके अलावा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। काजल दुखी मत हो, मैं हूं ना, मैं अभी भी तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा सुन, सुमन को फोन दे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अरे दीदी इसे छोड़ो, ये तो हमेशा रोती रहती है। ये बताओ जीजू कैसे है? पायल, ये सब बात हम बाद में आराम से करेंगे, ठीक है? सुमन को फोन देना, मुझे उससे बात करनी है। कहाँ सुमन दीदी? सुमन दीदी, किरण दीदी का फोन है। अरे तुम लोग बाहर क्यों आए? मैंने मना किया था ना। ये लो पकड़ो, जाओ अंदर। हेलो, हाँ दीदी। तू बोल, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से फोन कर रही थी मैं? वो दीदी सब निकल रहे थे तो मैंने सोचा आपको आराम से कॉल करती हूँ, पर फिर काम में लग गई। अच्छा सुन, तूने दरवाजा तो ठीक से बंद किया है ना? हाँ दीदी, लेकिन मुझे लोगों का डर लग रहा है। कुंदन चाचा ठीक कह रहे थे, मोहन चाचा और दादाजी का तो कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम लोग अकेले हो। आप चिंता मत करो। बहू, खाना परोस दिया और हो गया। अरे भाई रोटी लेके आओ। अच्छा सुन, माँ जी बुला रही है, कुछ हुआ तो मुझे फोन करना, ठीक है? दीदी भूख लगी है। हाय। हम इंसानों के लिए झूठ का सहारा लेना काफी आसान होता है, ना कि सच का सामना करना, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है और इंसान के वास्तविक चरित्र पर रोशनी डाल सकता है, जो कि पूरे परिवार, रिश्ते और पूरे समाज की नींव को तोड़ दे। रात के अंधेरे में एक भयानक साजिश को अंजाम दिया गया और 3 मासूम लड़कियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना तो साफ था कि यह कदम आवेश में नहीं उठाया गया था, बल्कि यह किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? आखिर इस हत्याकांड के पीछे का भयंकर सच क्या था? सब मैंने ही आपको फोन किया था। कहाँ है? इधर, इस घर में। तब दरवाजा अंदर से बंद है, उधर खिड़की की तरफ। तीनों लड़कियां घर में अकेली थी, घर वाले कहाँ हैं? नहीं, शादी में गए, फोन कर दिया, बस आ ही रहे। अग्रवाल, दरवाजा खुलवाओ, ना खुले तो तोड़ दो और तुरंत फॉरेंसिक वालों को भी बुलाओ। आपने लाश कब देखी? साहब हमने नहीं देखी, वो तो हमारे दूध वाली शाम ने कई बार आवाजें दी, लेकिन अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। तब उसने खिड़की से सब कुछ देखा और शोर मचाना शुरू किया, तब हमें पता चला। घर में कौन कौन रहता है? यहाँ 3 भाई रहते, बड़ा भाई ज्ञान चौहान, उसकी एक बेटी है किरण, जिसकी शादी हो चुकी है। दूसरा भाई कुंदन, इसकी पत्नी है सुनीता, एक बेटा है प्रकाश और एक बेटी है सुमन। यांजी का सबसे छोटा भाई सुमित और पत्नी गंगा, जिसकी 2 बेटियां रहती, काजल और पायल। साहब इनके साथ बहुत बुरा, बच्चों को कोई कैसे मार सकता है? सर, ये देखिए, ताजुब है, किसी ने गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी।
ये तो जिंदा है। एम्बुलेंस कहाँ है? कॉल कर दिया सर, रास्ते में आती हो। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। कहा था जोश में होश मत खोना। अरे तो क्या करता बाबूजी, हाथ में हाथ रख के बैठा रहता। अरे वो हमारे सामने हमारे बाप दादा का नाम इज्जत सब मिट्टी में मिला रहे थे, अब कुछ तो करना ही था ना। बस कुछ करने के चक्कर में अपना घर, अपना गांव, ये सब छोड़ करके छुपके भागना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। तो शायद ये लड़की हमें कातिलों तक पहुंचा सके। बस ये मनाओ कि बच जाए। समझ में नहीं आ रहा तीनों लड़कियों को मारने की क्या वजह हो सकती। काजल और पायल, दोनों काजल मैंने उनको काट के रख दूंगा। सुमित, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो भैया, उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुमित, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? गजेंद्र सिंह चौहान और उसके बेटे मोहन के बारे में। क्या हुआ साहब? गजेंद्र चौहान और मोहन कहाँ हैं दोनों? वो तो ठेकेदारी के काम से लखनऊ गए हैं। वहाँ का पता? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन साहब मैं सच कह रही हूँ, उन दोनों ने कुछ नहीं किया है। अगर ये सच है तो ठीक है, वरना मर्डर की प्लानिंग करने में और अपराधी को बचाने के आरोप में तुम भी जेल जाओ। साले हमारी बच्चियों को मार के भाग गए सर। ये गजेंद्र की क्या दुश्मनी है आपसे? गजेंद्र चाचा और पिताजी के बीच में बंटवारा बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब वो हमारी ये जमीन भी लेना चाहते हैं। जब बंटवारा हो चुका था तो वो आपकी जमीन पर हक कैसे जमा रहे? घटिया लोग हैं सर, कहते हैं खानदानी जमीन है, खानदान में ही रहनी चाहिए। हमारे घर में 4 लड़कियां और 1 लड़का है। ज्ञान भैया की बेटी किरण की शादी के समय हमने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा था। गजेंद्र चाचा जी चाहते थे घर की जमीन है तो वो हम उन्हें बेचे, पर वो बहुत कम दाम दे रहे थे, तो हमने वो जमीन किसी और को बेच दी। बस यही से वो लोग दुश्मनी पालकर बैठ गए। साहब, घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। मना किया था हमने, जमीन मत बेचो, लेकिन ये लोग सुनते थे। जी हमें पैसों की जरूरत थी। अरे तो हम कौन सा जमीन भी के मांग रहे थे? ऐसे दे रहे थे ना। हाँ तो तुमको आधे दाम में जमीन बेच देते हैं। तुम्हारे बाप के हर काम में बाबूजी ने साथ दिया, उसका क्या? तुम लोग की पढ़ाई के लिए तुम्हारा बाप आया था, तुम डिग्री कराते हुए हमारे पास। अब तुम बात कर, तुम्हारा फालतू की बात करो, फालतू की बात करो। चाचा जी रोके नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जानते हैं आप लोगों की मांग कर रहे थे, इस तरह मार पीट करके क्या मिलेगा? चाचा जी रोके नहीं, चाचा जी फोन छोड़ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी साहब? अगर बात सबको पता है। गजेंद्र चौहान उसके बेटे नहीं किए सर? हाँ साहब, गुड्डे लेके घुस गए और घर की औरतों के साथ भी धक्का-मुक्की की। हमें बहुत डर लग रहा है, कमीने लोग हैं वो, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। साहब हम सच करें, हमने कुछ नहीं किया है। बहुत चर्बी चढ़ी ना तुम दोनों को। लोगों के घर में घुसते हो, मारपीट करते हो, औरतों के साथ धक्का मुक्की करते हो, और तुम लोगों को लगा तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ छोड़ो ये सब किरण की शादी के तुरंत बाद हुआ था, करीब 1 महीने पहले। उसके कुछ दिनों के बाद दोनों बेल पे बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने कुछ किया? नहीं साहब, वो लोग काफी दिन तक चुप थे। हमें लगा मामला संभल गया है, लेकिन फिर परसों हमने अपनी जमीन का एक और टुकड़ा बेचा था। उन लोगों को भनक लग गई तो कल मुझे रास्ते में उन्होंने धमकी दी थी। तुम समझदार हो, जाके समझाओ अपने भाइयों को, नहीं तो बेकार में खून बहेगा। फिर ऐसी हालत में आप शादी में कैसे चले गए? शादी में नहीं गए थे सब, वो तो हमने पड़ोसियों को ऐसे ही बताया था। हम यहाँ पास के गांव बालीपुर में जाकर छुपे हुए थे। वहां सुमित की पत्नी गंगा के रिश्तेदार रहते हैं, तो हम सब लोग मेरे बेटे प्रकाश को साथ लेकर वहां चले गए थे। बच्चियों को अकेला क्यों छोड़ा? बालीपुर में हमारा कोई जमा हुआ ठिकाना नहीं था। हमने सोचा कि लड़कियां घर में ही सुरक्षित रहेंगी, लेकिन हमें क्या पता था साहब, क्या आफत तो उनका यहाँ इंतजार कर। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो हमारी बेटियों के साथ ऐसा करेंगे। उनकी दुश्मनी तो हमसे थी, फिर हमारी बच्चियों के साथ। कुंदन, तुम्हारा बेटा प्रकाश वो कहाँ है? साहब, जब से उसने अपनी बहनों के बारे में सुना, उसकी तो जैसे हिम्मत ही टूट गई। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे।
खाना तो खाकर जा बेटा। अरे नहीं माँ, मैं बाहर खा लूंगा। अरे थोड़ा तो खा। ये लड़का भी ना, हटो बाहर। चल सुमन, ले तू खा ले। अच्छा, बेटे ने मना कर दिया तो हमें खिला रही हो? क्यों, तुम लोगों को कभी खिलाती नहीं क्या? मैं ऐसे बोल रही हो? वैसे माँ जो भी कहो, तुम्हें ना सबसे ज्यादा प्यार प्रकाश से है। वो तो है। देखो, तुम लोग किरण की तरह शादी करके ससुराल चले जाओगे तो बुढ़ापे में मुझे मेरा बेटा ही काम आएगा ना। जितना बेटा बेटा करना है कर लो, लेकिन बुढ़ापे में ना बेटे ही साथ देती है ना? चाची देख लो सर, गजेंद्र के बहू माला का कहना है कि गजेंद्र और मोहन ठेकेदारी के काम से लखनऊ के पास गए हैं। मैं दोनों के फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो स्विच ऑफ है। उनकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करो, पता करो वो कहां की थी। सर, सुमन के घर से मिला है। स्टेट सिविल सर्विसेज का लेटर है, सुमन का सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू की डेट भेजिए। बहुत मेहनत की होगी उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये लोग सो रहे थे जब खिड़की से किसी ने गोली मारी, लेकिन उनकी डेड बॉडीज बेड पर ऐसे पड़ी थी मानो गोली लगने के बाद हिली तक नहीं। सर, वैसे इस परिवार के बारे में एक और बात पता चली है। गजेंद्र चौहान और उनके झगड़े के बारे में तो पूरे गांव को पता है साहब। कोई और भी जिसकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, पर एक बात हुई थी। उनकी बड़ी बेटी है ना किरण, उसकी सास उमा और चाचा ससुर केशव, वो दोनों बहुत नाराज थे उन लोगों से। किस बात पर वो तो नहीं पता, पर गांव वालों को मैंने बात करते हुए सुना था। लेकिन सुमन के परिवार वालों ने तो ऐसी किसी अनबन का जिक्र नहीं किया। सर, वो उनकी बेटी किरण के ससुराल वाले, उन्हें लगा होगा अगर पुलिस के सामने ऐसी कोई बात बताएंगे तो किरण के ससुराल वाले बुरा मान सकते और किरण किसी मुसीबत में पड़ सकती। हाँ, लेकिन उनके घर की 3 बेटियां एक ही रात में बेरहमी से मारी गई। ऐसे में उन्हें हमें हर छोटी से छोटी बात, हर शक के बारे में बताना चाहिए था। कहां है प्रकाश? ना फोन उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है। आप लोगों ने बताया नहीं कि आपकी बेटी सुमन ने यूपी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुंदन, सुनीता, किरण, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं भैया, हमें तो कुछ नहीं पता है। आपकी बेटी स्टेट लेवल का एग्जाम पास करती है, उसे इंटरव्यू के लिए लेटर आता है और वो आप लोगों से कुछ नहीं बताती। क्या घर में उसकी पढ़ाई या फिर उसे काम करने को लेकर कोई मनाही थी? हम तो सुमन को हमेशा प्रोत्साहित करते थे और हमने अपने घर की बेटियों को कभी पढ़ने से नहीं रोका है। माँ, एक अच्छी खबर है। सुमन ने मुझे बताया था, उसने कहा था अगर वो एग्जाम पास हो जाएगी तो घर में सबको बता देगी। और जिस दिन हम घर से भाग रहे थे, शायद उसी दिन सुमन इस चिट्ठी के बारे में मुझे कुछ बताने आई थी, लेकिन फिर सुमन के पापा आ गए और इस बीच में सुमन का ये सब सही रह गया। ये लोग साहब, ये ज्ञान भैया की बेटी किरण है, उनके पति पंकज और ये पंकज की माँ उमा जी। हमने सुना है कि किरण के ससुराल में और आप लोगों के बीच कुछ अनबन थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब। झूठ मत बोली, पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि आप दोनों परिवारों में कुछ तो हुआ था। शादी में छोटी मोटी कहासुनी हो गई होगी, जिसे गांव वाले बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक था। तुझे पता है ये किसने किया था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तू कल रात को उसके घर जाने वाला था। देख, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मैं वहां गया था और ना ही जाने वाला था। साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे? तुझे जो चाहिए था वो तुझे नहीं मिला तो तूने मुझे मार दिया। आज तो तूने मैंने नहीं छोड़ी। प्रकाश, क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है उनको? छोड़ दे। हटो यहाँ से। प्रकाश, छोड़। हेलो, पुलिस स्टेशन। पड़ोसी तो बेकार की बातें बनाते ही रहते हैं साहब।
सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर ये साला झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। नहीं मार। क्या है ये सब? हमें कुछ नहीं पता सर। हम तो बस इतना जानते हैं, काजल और पायल मयूर मैडम गांव में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, शाहीपुर गांव। सर राहुल मेरा बेटा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रकाश को क्या हुआ है। सर इसकी कोई गलती नहीं, प्लीज इसे जाने दीजिए। सर ये दोनों बाप बेटे झूठ बोल रहे हैं। ये साला मेरी बहन पायल के पीछे पड़ा हुआ था और जब उसने इसे मना कर दिया तो इसने उसे मार डाला। पूरा दिन थकावट करेगी। पायल रुक ना, ये देख मैं तेरे लिए कार्ड लाया। मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। अरे भाव क्यों खा रही हो? देखो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। राहुल बेकार की बातें मत करो, जाने दो हमें। पायल प्रकाश, पहली और आखिरी बार इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। आज के बाद अगर पायल के आसपास भी दिखाई दिया ना, जान से मारता हूं तुझे। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। साले झूठे, अरे झूठ नहीं बोला तू। अरे तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, लेके जाओ लॉकअप में। अरे जा। सर दोनों विक्टिम्स के बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब मारने के पहले बेहोश किया गया था। हॉस्पिटल से सुमन का ब्लड सैंपल भी आ गया है, उसे भी स्टडी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सुमन के ब्लड में से भी आपको इसी सेडेटिव के ट्रेसेस मिलेंगे। हमें पहले से ही शक था कि ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि तीनों सुमन, पायल और काजल सोते हुए मिले। गोली लगने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें बेहोशी में मारा गया था। सर मौत का टाइम रात में 12 से 2 के बीच का है और बॉडी पर गोली का इंपैक्ट देखकर ये बात साफ होती है कि गोली जान लेने के इंटेंशन से बहुत करीब से मारी गई थी। सर फॉरेंसिक टीम ने गोली और शेल से गन आइडेंटिफाई कर लिया है। .32 कैलिबर गन है, इसके ऊपर साइलेंसर लगाया जा सकता है। ये तो काफी कॉमन गन है। खबरी को काम पे लगाओ, उसे कहो सप्लायर का पता करे और ये भी पता लगाओ कि गांव में किसी के पास ये गन है या हाल फिलहाल में किसी ने इस गन को खरीदा है। तो वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, परिवार के सारे लोग बाहर थे, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, तो सुमन, पायल और काजल इन तीनों को नशे की गोली कब, किसने और कैसे दी? हाँ दीदी। फैमिली को गजेंद्र और मोहन पर शक है। हो सकता है ये काम पायल के आशिक राहुल का हो या फिर किरण के ससुराल वालों का इसमें हाथ हो। तुम दोनों बच्चियों की बॉडी फैमिलीज को सौंप दो और प्रकाश को भी अभी के लिए जाने दो। अंतिम संस्कार के बाद बात करेंगे उससे। और सर राहुल, चलो जाओ बाहर। आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया है। अभी बस इसको छोड़ने को कहा है। सुमन, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं क्लासेस जा रही हूँ। कहा ना कहीं नहीं जाना। प्रकाश, ये अचानक क्या हो गया तुझे? बस माँ, बहुत पढ़ लिया इन लोगों ने, अब घर की बेटियां घर में ही रहेंगी। क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया? बाहर लड़के छेड़ते ही नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी और बेइज्जती हो? बेइज्जती इनकी वजह से नहीं, तेरी वजह से हो रही है। खुद पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ गया है और जो पढ़ रहे हैं उनके पीछे पड़ा हुआ है। इन्हें कोई कुछ बोलेगा तो मैं देख लूंगा। आपकी बेटियों को छेड़ते हैं बाहर लड़के। प्रकाश, तू अपने काम से काम रख। घर के मामले में बोलने के लिए घर के बड़े जिंदा है अभी, समझा तू? सुमन, तुम जाओ पढ़ने, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सर, गजेंद्र और मोहन की कॉल लोकेशन डिटेल्स आ गई। ये दोनों कल सुबह तक यहीं सूलीगंज में थे और सुबह 6 बजे के बाद से इन दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो माला झूठ बोल रही है। माला का फोन सर्वेलेंस पे डालो, किसी दूसरे नंबर से वो माला से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर अस्पताल में मैं सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन सर आपको जो कुछ भी पता चला है वो सब सच है। किरण, जो बोलना है साफ साफ बोलो। सर असल में मेरे ससुराल वाले, खासतौर से मेरे चाचा ससुर केशव चौहान, वो मेरे मायके वालों से काफी गुस्सा थे। उनके बीच में काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। किस बारे में? सर अभी 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है
और शादी के समय दहेज के पैसों को लेकर कुछ अनबन हो गई थी। कुंदन चाचा ने मेरी सास को पैसे देने का वादा किया था, लेकिन शादी के समय तक मेरे घर वाले वो पैसे जुटा नहीं पाए थे। मेरी सास और केशव चाचा ने शादी के कुछ दिन पहले घर आकर बहुत बड़ा हंगामा किया था। हमसे गलती हुई है, इसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, जो हमने वादा किया है हम जरूर पूरा करेंगे। शादी के खर्च में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हाँ तो एक काम करते हैं, आपका खर्चा कम कर देते हैं, ये शादी तोड़ देते हैं। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? भगवान की लहर समझ गई। आप जैसा कहेंगे वैसे ही हो, लेकिन ये शादी मत तोड़िए। आखिर में मेरे पापा और चाचा ने पुश्तैनी जमीन का हिस्सा बेचकर दहेज के पैसे चुकाए। धीरे धीरे सच सामने आ रहा था, लेकिन अब भी असली अपराधी को पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा था। कौन था असली कातिल और क्या था इन हत्याओं के पीछे का सच? मैंने कुंदन को कहा था कि उन्हें मना कर दे। हाँ, मैं वहां गया भी था, लेकिन मुझसे ना नहीं बोला गया। मुझे भी लगा वो लोग जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। हमारा पंकज जैसा लड़का सबको नहीं मिलता। बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर है भाई। शादी के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, पर उसको तो किरण ही पसंद आई। अब किरण की शादी हो जाएगी, एक बोझ कम हो जाएगा, फिर शादी के लिए रह जाएंगी 3 लड़कियां। भाई साहब, आपकी किरण तो मानो बहुत ही भाग्यशाली है, और बेटी की खुशी के लिए 15 लाख कौन सी बड़ी रकम है। मैं जानता था अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। अरे तोड़ देते तो तोड़ देते, क्या किरण को अच्छा लड़का नहीं मिलता? तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मानना तो मैं भी चाहता था भैया, किरण को अच्छा लड़का मिल भी जाता, लेकिन पंकज जितना अच्छा लड़का तो नहीं मिलता ना भैया। मैं तो चाहता था कि एक बार किरण का घर बस जाए। सोचा था पैसों का इंतजाम कर लूंगा। हमने उनकी बात मानकर शादी में इतना खर्च किया, सोचा कि वो लोग 15 लाख तो दे ही रहे हैं, पर आज देता हूं कल देता हूं करते करते शादी की तारीख आ गई। मैंने सोचा था उधार लेकर शादी निपटा दूंगा और फिर धीरे धीरे उधार चुकता होता रहेगा, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। और सर, तब ज्ञान भैया ने एक फैसला लिया और हमारी खानदानी जमीन का एक टुकड़ा बेचा और दहेज के पैसे चुकाए। उन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया साहब। ये सारा किया धरा उनके रिश्तेदार का है। किसने किया ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन जो दहेज का कीड़ा आप लोगों ने समाज में फैलाया है, अगर ये बात साबित हो गई तो इसके लिए सजा जरूर मिलेगी आप लोगों को। ऐसे कैसे हम लोगों ने दुश्मनी निकाली? सुमन ठीक हो जाएगी, भगवान पर भरोसा रखो। सर, वीरेंद्र और मोहन के फोन अभी भी बंद आ रहे हैं, लेकिन माला के पिछले 72 घंटों के कॉल लॉग्स में 2 अलग अलग लैंडलाइन नंबर से कॉल्स आए, जिस पर एक नंबर पे 7 मिनट और एक नंबर पे 10 मिनट बात भी हुई है। ये माला तो कुछ बोलेगी नहीं और हम उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। एक काम करो, कांस्टेबल से बोलो कि उस पर नजर रखे और एक गजेंद्र और मोहन के बारे में पता करो कि इनका कोई साथी या रिश्तेदार रहता है क्या कानपुर या उन्नाव में। शायद ये लोग वहां छुपे हो। ओके सर। गन सप्लायर से कोई लीड मिली? पता चला कि गन किसने बेची थी यहाँ सूलीगंज में? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम पता कर रहे हैं सर। ये केशव, उमा और पंकज तीनों के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और राहुल के भी, शायद कोई लीड मिल जाए। और राहुल का दोस्त कपिल, उससे कोई बात हुई? उसे बुलाया सर, आता ही होगा। कपिल सच सच बोलो, क्या राहुल का कोई हाथ है इस सब में? राहुल ऐसा नहीं कर सकता सर। राहुल पायल का पीछा करता था ना, और कई बार तुम भी होते थे राहुल के साथ। कहीं खून की प्लानिंग में राहुल के साथ तुम भी तो शामिल नहीं थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर, एक बात सच है कि राहुल पायल को बहुत पसंद करता था और वो उसके पीछे पड़ा हुआ था।
कि वो उसकी बात मानकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने देख लिया तो मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तू भी मुझे बोल दे कि तू भी मुझे प्यार करती है। प्लीज जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। पायल, देखो तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके आइंदा आसपास भी दिखा ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। राहुल को बहुत गुस्सा आया था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। अभी ना सब पानी फेंका है, अगली बार सच में से फेंकूंगा। प्यार करता हूं तुझसे, समझ नहीं आता तुझे? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? सिर्फ इसलिए कि एक लड़की ने मना कर दिया तुम एसिड फेंकने चले गए? सर वो पानी तो था सर। पानी तो था, लेकिन एक लड़की को डराने के लिए काफी था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके ऊपर एसिड भी फेंका जा सकता है। कभी सोचा क्या गुजरती होगी उन लड़कियों पर? बस चल पड़े दोस्ती निभाने के लिए, ये नहीं सोचा कि किस ट्रॉमा से गुजरेगी वो लड़की। और क्या हुआ था? बस सर, और कुछ नहीं सर। कपिल, मैं तुम्हें पायल को हैरेस करने के जुर्म में लॉकअप में डाल सकता हूँ, तो सच सच बोल दो। सर वो उस रात राहुल पायल के घर जाने वाला था सर। तो सच में पायल के घर जा रहा है? हाँ, मैंने सुना है कि प्रकाश उस टैक्सी वालों को बोल रहा था कि आज पूरा परिवार शादी में जा रहा है। आज सही मौका है। लेकिन उसने तो तुझे ना कहा था। तो जब मुझे वहां देखेगी ना कि उसके 100 बार मना करने के बाद भी मैं उससे मिलने आया, तो वो समझ जाएगी कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन उसने फिर से मना किया तो मैं उसे समझा दूंगा कि प्यार जब जुनून बन जाए तो क्या होता है, उसे हाँ करना ही होगा। तो पायल का पीछा करता था, उसके मना करने के बाद भी तो उसके पीछे पड़ा रहा, यहां तक कि प्रकाश और सुमन के डांटने के बाद भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तूने उसके ऊपर पानी फेंककर उसे धमकी दी कि अगर उसने हाँ नहीं किया तो तू उसके ऊपर एसिड फेंक देगा। नहीं सर, मैं पसंद करता था उसे, प्यार करता था उससे। और सुमन ने जब मुझे मारा तो मुझे बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैंने पायल को धमकी दी थी। जिस दिन पायल का मर्डर हुआ तो उसके घर गया था ना, तो क्या हुआ था वहां? तू वहां पहुंचा, पायल को प्रपोज किया, पायल ने फिर मना किया, तुझे गुस्सा आ गया। इतनी बेइज्जती और इनकार के बाद तूने पहले तीनों बहनों के खाने में नशे की दवा मिलाई और फिर आधी रात को वापस आकर उन्हें मार दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो वहां गया भी नहीं था। राहुल झूठ मत बोल। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने वहां जाने का सोचा था, लेकिन पापा घर में थे इसलिए मैं घर से बाहर निकल नहीं पाया। सर आप चाहे तो मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। तो मैंने राहुल के पेरेंट्स से बात की, उनका कहना है कि राहुल उस रात घर पे था। माँ बाप हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए सच झूठ कुछ भी बोलेंगे। कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएं एक बार राहुल के, पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है। तुमने सुमन के परिवार के बारे में पता किया? उस रात वो बालीपुर में कहां थे? हाँ सर, अपने रिश्तेदार के घर में रुके थे। सुनीता और गंगा रिश्तेदार के घर में, ज्ञान और सुमित पड़ोसियों के यहाँ, और प्रकाश और कुंदन खलियान में। सर आपको वाकई में राहुल पर शक है? अक्सर इस उम्र के लड़के प्यार और ऑब्सेशन के नाम पर सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। पायल का इनकार राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और बदले में उसने पायल को मार दिया होगा। राहुल को सुमन पर गुस्सा तो था ही, क्योंकि सुमन ने उसे थप्पड़ जो मारा था, और वो काजल, वो कोलेट्रल डैमेज होगी। पूरे चांसेस हैं कि राहुल ने किया है, लेकिन अभी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हेलो, ठीक है हम अभी आ रहे हैं। सुमित का फोन है, सुमन को होश आ गया, चलो। प्लीज सब बाहर जाए। अभी तक ठीक नहीं डॉक्टर, क्या हुआ इसे? आप प्लीज सब बाहर जाए। सिस्टर इंजेक्शन। क्या हुआ? तुमने तो फोन किया था कि सुमन को होश आ गया, फिर ये सब? हाँ भैया, होश आ गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने हम लोग को बाहर निकाल दिया। और सर पता नहीं सुमन को सुमन बहुत ही समझदार और दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसने अपनी निष्ठा और मेहनत से अपने सपनों को साकार करने का रास्ता भी खुद ही बना लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, एक बुरे इंसान के भयानक इरादों ने उसके सपने, उसकी जिंदगी उससे छीन ली जिसकी वो हकदार थी।
सुमन की मौत के साथ उसके परिवार की आखिरी उम्मीद भी बुझ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक हार नहीं मानी थी। वो पूरी मेहनत के साथ हर एंगल्स को टटोल रही थी ताकि असली कातिल तक पहुंच सके। भैया कहाँ हो कुंदन? भैया निसोली। वहां क्या कर रहे हो? बदला लेने आए हो भैया। छोड़ूंगा ना मैं कमेरों को। किससे? किसकी बात कर रहे हो? कुंदन, 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 हेलो, हेलो, क्या हुआ? सर पूरे परिवार के फोन लोकेशन डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। देखो शायद उसमें कोई लीड मिल जाए। क्या हुआ, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं कुंदन से फोन पे बात कर रहा था, एक चीख सुनाई दी, लगता है किसी ने उस पर हमला किया। उसने फोन भी नहीं उठाया। उसने कुछ बताया? कहाँ है वो? साहब उसने बताया कि निसोली गांव में है, कुछ बदले की बात कर रहा था। निसोली में कौन है? निसोली में हमारे दादाजी का घर है जो बहुत दूर से बंद पड़ा है। आपके दादाजी मतलब गजेंद्र के पिताजी का? जी सर। कब तक ऐसे अलग अलग जगह छुपते फिरेंगे? बस कुछ और दिन बाबू जी, अब तो सुमन ही नहीं रही। ये घर है साहब। कुंदन का है? कहाँ है कुंदन? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ है। सर! अरे हमने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो छुपे हुए क्यों थे? डर गए थे, हमको लगा कि वो सारा इल्जाम वो लोग हम पर डाल देंगे, तो इसलिए साहब हमारा यकीन भी हमने कुछ नहीं किया। हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि वो अंदर अंदर पड़ा हुआ है। तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम लोगों ने कुंदन और उसके परिवार को धमकी दी थी ना, उनके परिवार की औरतों के साथ मारपीट की और आखिर में बच्चियों को मार के अपना बदला पूरा किया। जमीन के लिए किया ना ये सब? हम मानते हैं कि हमने धमकी दी थी, सुनीता और गंगा के साथ हाथापाई भी हुई थी, लेकिन हमने कत्ल वाले दिन नहीं, उसे 4 दिन पहले धमकी दी थी। तब हमने बच्चियों को नहीं मारा है। अगर मारना होता तो हम उस प्रकाश को मारते, बच्चियों को नहीं। अब चाहे तो जांच कर सकते। उस रात हम उस घर के आसपास भी नहीं गए थे साहब। सर अब से मत, ये बाप बेटा तो एक ही रट लगाए हुए कि इन्होंने नहीं मारा। मुझे भी लगता है कि दोनों सच बोल रहे हैं। तुम बताओ क्या बात करनी थी? सर ये देखिए, बहुत घुमा लिया। तुम बालीपुर में नहीं थे, रात होने के बाद तुम वहां से निकल गए। सूलीगंज आकर तुमने सुमन, पायल, काजल को मारा और फिर वापस बालीपुर लौट गए। क्यों प्रकाश? जी आप क्या कह रहे हैं साहब? सर कहां गए थे तुम? वो देखो झूठ मत बोलना, हमारे पास तुम्हारी सारी डिटेल्स हैं। सर मैं तो बालीपुर जाना ही नहीं चाहता था, तो पापा ने बोला इसलिए मुझे जाना पड़ा। वही पास के गांव में मेरे एक दोस्त का घर है, तो देर रात में वहीं चला गया था। आपको पता था ये उस रात वहां पे नहीं था? ये तो आपके पास ही सोया था ना? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है कुंदन? तुमने गजेंद्र और मोहन का नाम दिया, हमने उन्हें तोड़ा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद राहुल का नाम सामने आया, वहां से भी हम खाली हाथ लौटे।
उसके बाद तुम्हें कॉल आता है यह खबर देने के लिए कि गजेंद्र और मोहन कहां छिपे हैं, और तुम क्या करते हो? यह बात तुम अपने भाई ज्ञान को नहीं बताते, पुलिस के पास नहीं आते, सीधा वहां जाकर अगवा हो जाते हो। हम जानते हैं तुम्हारे बेटे प्रकाश ने कुछ नहीं किया। वो उस रात सूलीगंज नहीं आया था, वो वहीं बालीपुर के पास के गांव में गया था, लेकिन उस रात तुम यहां आए थे। ये रही तुम्हारी फोन की लोकेशन डिटेल्स। अब तुम बताओगे कि तुमने मारा और क्यों मारा, या फिर तुम्हारे बेटे प्रकाश को डालें जेल में। हाँ, मैंने ही मारा है सुमन, काजल और पायल को। प्रकाश ने कुछ नहीं किया है, मैंने ही किया है सब कुछ। अच्छा प्लान बनाया था तुम, अपने घर की लड़कियों को मार दो और सारा इल्जाम अपने चाचा और उसके बेटे पर लगा। 20 अक्टूबर की रात को तो बालीपुर गया तो था, लेकिन 11 बजे के करीब जब तेरा बेटा प्रकाश अपने दोस्त से मिलने पास वाले गांव में गया, उसके जाने के आधे घंटे बाद तू वहां से उठकर करीब 12:30 बजे सूलीगंज आ गया, और यहां आकर तूने सुमन, पायल और काजल को गोली मार दी। उसके बाद रात 3 बजे तू वापस बालीपुर पहुंच गया, वहां जाकर सो गया। अपनी बेटी और भतीजियों को मारने के बाद तुझे नींद कैसे आ गई थी? तो मैं क्या करता? किरण की शादी में इतनी सारी जमीन बेचनी पड़ी थी, बाकी 3 लड़कियों की शादी में तो सब कुछ बेच जाता। और फिर मेरे बेटे प्रकाश का क्या होता? उसके लिए क्या बचता? मैं समझ गया था ये लोग बेटियों के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हैं। उनकी शादी में तो ये कोई कसर नहीं छोड़ते, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए मैंने तीनों को मार दिया। तो बेटे को जायदाद मिले इसलिए बेटियों को मार दिया? मेरा बेटा ही घर का नाम आगे ले जाने वाला है, एक बाप होने के नाते मैंने ऐसा किया। मैंने ही सबको कहा कि कहीं दूर जाकर छुप जाते हैं, और जाने से पहले मैंने ही सुमन, काजल और पायल के खाने में नशे की दवा मिला दी थी। प्रकाश गया तो मैं भी निकल गया और सूलीगंज आ गया। गन कहां से मिली तुम्हें? वो मेरा एक पुराना दोस्त है, उससे ही साइलेंसर वाली गन ली थी। और अब कहां है गन? वो गन मैंने गांव के पास वाले नाले में उसी रात फेंक दी थी। और तुम गजेंद्र और मोहन के पास कैसे पहुंचे? वही जो दोस्त है, मैंने उससे ही कहा था उनका पता करने के लिए। मैंने उसे कहा था गजेंद्र और उसके बेटे से बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरी बच्चियों का खून किया है। मैं वहां से भैया को फोन करने वाला था, लेकिन भैया का फोन खुद ही आ गया। भैया कहाँ हो कुंदन? भैया निसोली। वहां क्या कर रहे थे? कुंदन, कुंदन! मैंने ही आवाज निकालकर फोन कट कर दिया और वहीं से एक पत्थर उठाकर उससे अपना सर फोड़ दिया, ताकि सबको यही लगे कि गजेंद्र चाचा जी और उसके बेटे ने मुझे मारा है। और स्टोर रूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। सुमन को इतनी बड़ी जॉब मिली थी, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का नसीब बदलने वाली थी, और बदले में उसके अपने पिता ने उसकी जान ले ली। बहुत अच्छा इनाम दिया उसे। एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जायदाद, उसकी शादी और दहेज पर खर्च नहीं करना चाहता था। उसे सब कुछ अपने बेटे के लिए बचाना था। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, सुनकर विश्वास नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सच है। आज भी देश के कई हिस्सों में लड़के और लड़कियों के बीच में भारी मात्रा में पक्षपात करना बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि सदियों से ये रूढ़िवादी मानसिकता उनके दिमाग में घर कराई जा चुकी है। दहेज मांगना ना सिर्फ गलत है बल्कि कानूनन जुर्म भी है, लेकिन दहेज देना क्या वो गलत नहीं?
अपनी बेटी को एक ऐसे परिवार में भेजना जो उसे घर ले आने के लिए पैसों की मांग करे, क्या ये बात गलत नहीं? समाज की प्रगति के लिए ये सवाल करना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लड़की के दहेज पर नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई पर खर्च किया जाए, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसा करने से ना सिर्फ लड़कियां सशक्त होंगी बल्कि बड़े होकर अपने परिवार का ख्याल भी रख पाएंगी। मुद्दा ये नहीं है कि लड़के लड़कियों से बेहतर हैं या फिर लड़कियां लड़कों से। मुद्दा सिर्फ दोनों के बीच में पक्षपात को रोकने का है, दोनों को समान अवसर देने का है। क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।